नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आप किसान हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं या ऐसी खेती करते हैं जिसमें रासायनिक खादों की जरूरत ना पड़े, इसमें आपकी फसलों में वो कीट की संभावना भी ना रहे, तो उसको कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताऊंगा। फार्मूला तो मैं बताता रहता हूँ कि आप सबसे पहले तो गाय के गोबर की खाद का प्रयोग करना शुरू कर दो। गाय की गोबर की खाद में वो सारे गुण हैं, वो सारे तत्व हैं जो मिट्टी को चाहिए। मिट्टी की मुख्य खुराक ही गाय का गोबर है। यदि मिट्टी को, हमारे खेत को गाय के गोबर खाद, गाय का मूत्र मिलता रहे तो उसे किसी पोषक तत्व की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारे पोषक तत्व गाय के गोबर की खाद से, गाय के मूत्र से सहजता से मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है, आप खेती करते हैं, आप साग सब्जियाँ करते हैं, आप फलों की खेती करते हैं, कोई भी करते हो, आपको लगता है कि आपकी फसल का विकास रुक गया है, आपके पौधों की ग्रोथ है वो रुक गई है, उसके पत्ते पीले पड़ने लगे या पत्तों का विकास तीव्रता से नहीं हो रहा है, पत्ते पीले हैं, कमजोर हैं, झड़ रहे हैं, या पत्ते तेजी से विकसित नहीं हो रहे, पत्तों का आकार घट रहा है, तो सहजता से पहचान में आ जाता है। क्योंकि आप किसान हैं तो आप पत्तों की आकृति देखकर, पत्तों का रंग देखकर सहजता से अनुभव कर सकते हैं कि वो पत्ते स्वस्थ हैं कि कम स्वस्थ हैं, या पत्तों की संख्या घट कम है। पत्ते और पत्तों की हरियाली, यही आपके फसल को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि इन्हीं हरियाली पत्तों के माध्यम से हमारी फसलें अपना भोजन निर्मित करती हैं, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज का निर्माण करती हैं, स्टार्च का निर्माण करती हैं, और वही तो दाने के रूप में, सब्जी के रूप में, फल के रूप में, बीज के रूप में, बाली के रूप में संरक्षित होता है। वही तो हमारा प्रतिफल है, वही तो फसल है, फसल का उत्पादन था। और यदि फोटोसिंथेसिस की क्रिया धीमी है, कमजोर है, तो हमारा पौधा ही कमजोर हो जाएगा, उसका विकास रुक जाएगा, उसमें बीमारी लग जाएगी। यही तो आज हो रहा है। तो पहला है कि यदि आपको लगता है कि आपकी कोई भी फसल है, आपने गेहूं लगाया है, चावल लगाया है, धान लगाया है, आपने मटर लगाई है, आपने चना लगाया है, सरसों लगाया है, बाजरा लगाया है, कोई भी आपने दाल में किसी भी दाल को लगाया है, चाहे वो अरहर है, मूंग है, उड़द है, लोई है, कोई भी है, आपको लगता है कि उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, ग्रोथ सामान्य नहीं है, या उस पर सामान्य गति से पत्ते नहीं निकल रहे, शाखाएं नहीं निकल रही हैं, उसकी ब्रांचेस बन नहीं रही हैं, क्योंकि शाखाएं, कलियां निकलने से ही तो उत्पादकता में वृद्धि होगी। यदि वो कलियां कम है तो कैसे, कितनी बालियां लगेंगी, कितने बीज लगेंगे। तो यदि आपको लगता है कि आपकी फसल की ग्रोथ सामान्य नहीं, कमजोर है, पीली है, पत्तियों का विकास नहीं हो रहा है, शाखाएं नहीं निकल रही हैं, तो ऐसे में मैंने जैसे पहले कहा कि आप गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। और भी कई चीजें होंगी, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उसी को बढ़ाने के लिए तो हम खाद का प्रयोग करते हैं। हमें लगता है कि हमारी फसल कमजोर है, पीली पड़ रही है, तो हम कहते हैं यूरिया और डाल दो। डीएपी तो बुआई के समय ही डलता है। डीएपी में फास्फोरस है, और एमओपी में पोटासियम है, वो बेसल डोज के रूप में प्रथम बार डलता है, क्योंकि उनको अपना प्रभाव दिखाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। और हमारी फसलें जब 15-20 दिन की हो जाती हैं, अंकुरण की प्रक्रिया हो जाती है, जड़ें जब निकल आती है, और जब जड़ें स्थापित होने शुरू हो जाती हैं, तभी वो फास्फोरस का प्रयोग करती हैं। और उसी समय हमने डीएपी के रूप में जो फास्फोरस दिया होता है वो अपना प्रभाव दिखाता है। यूरिया का प्रभाव तत्काल दिखाई देता है, कि यूरिया तो शरीर जो पौधा के विकास के लिए चाहिए, और अंकुरण में तो यूरिया का भी प्रयोग नहीं है। अंकुरण में तो बीज के अंदर में जो पोषक हैं वही पौधे का निर्माण करते हैं, उन्हीं से पौधों के दो हिस्से निकलते हैं, एक तने का और जड़ों का। जड़ वाला हिस्सा नीचे की तरफ चला जाता है, और तने वाला हिस्सा, इससे पत्तियां निकलेंगी, वो ऊपर की तरफ बाहर मिट्टी के निकल आता है। जब पत्तियां निकल आती हैं फिर वो हरी बन जाती हैं, फिर पौधा मिट्टी से कुछ पोषक तत्व ग्रहण करता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो है, तना के जो हिस्सा है, पत्तियां जो हैं, पत्तियों अपना भोजन स्वयं निर्मित करना शुरू कर देती हैं। और जब 4 पत्तियां किसी पौधे की निकल आती हैं तो एक तरह से वो अपने संग्रहित भोजन से मुक्त हो जाता है। फिर उसे मिट्टी से कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है, और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। नमी जमीन से खरीदता है,
खींचता है तो नमी से उसको ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मिलता है। उसी कार्बन से वो कार्बोहाइड्रेट जब दूसरी जो सब पदार्थ है उनका निर्माण करता है, और नाइट्रोजन आदि को ग्रहण करने के लिए जड़ें उसका काम करती हैं। तो यही एक प्रक्रिया चलती है। तो यदि तो उसी के लिए हम रासायनिक खाद के रूप में यूरिया का प्रयोग करते हैं, एमओपी का प्रयोग करते हैं, एसएसपी का प्रयोग करते हैं, टीएपी कैल्शियम सल्फेट का करते हैं, जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे जो खाद है इन्हीं का प्रयोग करते हैं ताकि हमारी फसलों को पोषक तत्व मिल जाए। तो उनके कुछ प्रभाव भी रहते हैं, पर मैं कहता हूँ कि आप इतने पोषक तत्व मत जाओ, क्योंकि इनका प्रयोग करोगे मिट्टी में असर होगा, मिट्टी खराब होगी, मिट्टी की जो संरचना उसमें बदलाव आ गया। जैसे क्या, तो आप उसकी जगह गोबर भस्म पूर्ण आप गोबर भस्म पूर्ण से नहीं कि मैं बेच रहा हूँ, आप खुद भी निर्माण कर सकते हो। आप गोबर को अच्छे से गला लो, सड़ा लो, और देसी गाय का हो तो अद्भुत है। गौमूत्र इकट्ठा कर लो, यदि आपके पास गाय है तो उसके मूत्र को इकट्ठा करते चले जाओ। गाय मूत्र को इकट्ठा करते चले जाएंगे तो गाढ़ा भी होता चलेगा। उस गौमूत्र के अंदर भी सारे पोषक तत्व हैं, उसका प्रयोग भी कर सकते हो। छाछ का प्रयोग कर सकते हो, आप राख का प्रयोग कर सकते हो, आप जो खली होती हैं उनका प्रयोग कर सकते हो। खली में भी सारे पोषक तत्व रहते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हो, इन्हें मिट्टी में मिला सकते हो। या फिर आप इतने से निकलना चाहते हो तो गोबर भस्म पूर्ण का प्रयोग कर सकते हो। गोबर भस्म पूर्ण में हमने एक ऐसा पदार्थ निर्मित किया है, बेचने के लिए नहीं, मैं फिर बताऊँ, आप परीक्षा करने की, ट्रायल करने के लिए आप मेरे यहाँ से ले सकते हो। उसका प्रयोग करके देखिए, उपयोग करके देखिए, छोटे क्षेत्र में प्रयोग करके देखिए। 100 मीटर में, 200 मीटर में, 400 मीटर किसी भी क्यारी में आप किसी भी फसल में लगाइए, चाहे गेहूँ है, मटर है, ज्वार है, चावल है, जौ है, सरसों है, कोई भी फसल है, या फिर साग सब्जी है, किसी भी तरह की सब्जी है, भिंडी है, करेला है, बैंगन है, मिर्ची है, शिमला मिर्ची है, गोभी है, आलू है, प्याज है, आप किसी भी फसल में इसका प्रयोग करके देखिए, अद्भुत परिणाम आपको मिलेगा। इस गोबर भस्म पूर्ण में गोबर का एक्सट्रैक्ट है, गौमूत्र का पाउडर है, राख है, मोरिंगा का एक्सट्रैक्ट है, सी बीट्स है, कुछ जड़ी बूटियों के हैं इनका, और इसमें वो सारे पोषक तत्व हैं जो मिट्टी को चाहिए। वैसे तो वैज्ञानिक कहते, हम तो कहते हैं कि 108 पोषक तत्व मिट्टी में होने चाहिए, लेकिन 8 पोषक तत्वों की हम भी नहीं जानते, अभी इसमें वर्णन भी नहीं हुआ है। हमारे ऋषि मुनि सैकड़ों साल पहले इसको कह गए। और यदि आधुनिक कृषि विशेषज्ञों की बात की जाए तो आधुनिक कृषि विशेषज्ञ भी 14-15 से ज़्यादा पोषक तत्वों की अनिवार्यता से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। गोल्ड का तो आज तक, सोने का तो आज तक न मनुष्य के लिए न किसी प्राणी के लिए उपयोग ही बता पाए, लेकिन आयुर्वेद में हजारों सालों से गोल्ड का प्रयोग हो रहा है, सोने का प्रयोग हो रहा है, चांदी का प्रयोग हो रहा है। और अब तो कुछ जगह ऐसी, कुछ संस्थाओं ने सत्यापित किया है, यदि आँख के रेटिना में यदि सोने की उपस्थिति देखी जाए तो आप अंदाज लगा लीजिए उसको आदमी को कभी मोतियाबिंद और आँखों की रेटिना के संबंधी बीमारी नहीं होगी। सीमन, हमारे वीर्य के अंदर भी अब सोने को सत्यापित किया गया है कि वीर्य में भी सोने की मात्रा रहती है, स्त्रियों के रज में भी सोने की उपस्थिति देखी गई है, क्योंकि सोना हमारी जेनेटिक संरचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सत्यापित होने लगा है, और आयुर्वेद उसको हजारों सालों से कहता है। उसमें कोई किलो 2 किलो सोना नहीं, ग्राम ग्राम नहीं, बहुत मामूली माइक्रो टू माइक्रो कम है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। और इन्हीं कम मात्रा के जो पोषक हैं हमारी बहुत सारी रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो हमारी फसलों के लिए भी कुछ 4-5 तो मूल पोषक तत्व हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है। ये महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, इनकी जरूरत रहती है, लेकिन मुख्यतः तो 3 ही हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। लेकिन एक महत्व को छोड़ देते हैं, वो है कार्बन। लेकिन कार्बन हमें किसी इससे उपयोग में लेना नहीं पड़ता। कार्बन तो हम सूर्य से प्राप्त कर लेते, हम वायु से प्राप्त कर लेते, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रहण कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बोहाइड्रेट बनाने काम आता है, उसी में से एक कार्बन जो है कार्बन आयंस के रूप में सेपरेट हो जाता है, वही कार्बन
ऑर्गेनिक कार्बन पोषक तत्वों को पकड़ के जोड़ के पौधों की जड़ों तक लाता है और पौधे उसी से उसको ग्रहण कर पाते हैं। यदि आपकी मिट्टी में, खेत की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है, घट गया है नहीं, तो उसका प्रभाव सीधा सीधा दिखाई देता है कि हम कितने भी रासायनिक खाद्यों का प्रयोग करें, उनकी खूब उपयुक्त हमारी फसलों को नहीं आती। फसलों की उपज, फसलों की ग्रोथ उतनी रहती है। और यदि ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा है, पर्याप्त है, तो आप ये रासायनिक खाद नहीं भी देंगे तो भी मिट्टी में से पोषक तत्वों को हमारी फसलें ग्रहण कर लेती हैं। जितना उनको चाहिए वो उनको मिल जाता है। ये एक बहुत अद्भुत चीज़ है। इसीलिए ऑर्गेनिक कार्बन की इम्पोर्टेंस को आजकल हम बताने लगे हैं, समझने लग रहे हैं। अन्यथा हम जानते ही नहीं थे। हम तो एक चीज़ जानते थे कि यूरिया डाल दो, पोटासियम, सल्फर, DAP डाल दो, MOP डाल दो, जिंक सल्फेट डाल दो, मैग्नीशियम सल्फेट, इसी से आगे। और ज़्यादातर तो हमारा ध्यान से 2 पे था, यूरिया और DAP। MOP को बहुत कम, आज भी किसान ज़्यादा उपयोग नहीं करता है। इसलिए मिट्टी में पोटासियम की जो उपस्थिति घटती है, लेकिन वो उपयोगी नहीं है। तो हमें लगता है कि हमारी फसल कमज़ोर है, ग्रोथ कम है, या उसको रोग जैसी समस्या बन रही है, या फसल का उत्पादन निरंतर घटता जा रहा है, तो आप गोबर भस्म संपूर्ण का एक बार प्रयोग करके देखिए। गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग करेंगे, मिट्टी की संरचना में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, मिट्टी में नमी बढ़ जाएगी, आपकी पौधों की जड़ें गहराई तक जाना शुरू कर देंगी, उनमें स्थिरता आएगी, हरियाली आ जाएगी, पत्तों का आकार बढ़ जाएगा, पत्तों का जो हरा रंग है वो गहरा हो जाएगा, उनमें चमक आ जाएगी, उनकी दुर्बलता कमजोर हो जाएगी, नई नई कलियाँ निकलेंगी, नई नई पत्तों का विकास होगा, नई नई टहनियाँ निकलेंगी, और साथ में जो फ्लावरिंग होगी, क्योंकि फ्लावरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। फ्लावरिंग फसल आने से पहले की प्रथम घटना है जो बताती है कि फसल की उत्पादकता क्या है। तो फ्लावरिंग अच्छी आएगी, फूल झड़ेंगे नहीं, ज़्यादातर अधिकांश फूल जो है फलों में रूपांतरित होंगे। आपने देखा होगा कि नींबू बहुत फूल आते हैं, लेकिन नींबू लगते 50, क्योंकि कुछ कारणों से ज़्यादातर फूल झड़ जाते हैं। पर गोबर भस्म संपूर्ण के प्रयोग से उन नींबू लगने की संख्या बढ़ जाएगी, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना तक, हर चीज़ की बढ़ेगी। मैं एक नींबू का तो मैंने उदाहरण लिया है। अब कोई फसल का प्रयोग कर किसी फसल में लगाएंगे तो उसमें बालियों की संख्या बढ़ जाएगी, बालियों में बीज लगेंगे, उनका आकार बढ़ जाएगा, उनका वजन बढ़ जाएगा। आप साग सब्जियों में इसका प्रयोग करेंगे तो एक पेड़ पर बैंगन है, यदि 15 आते हैं तो 20-25 आने शुरू हो जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। यदि बैंगन की फसल है, भिंडी की फसल है, मिर्ची की फसल है, टमाटर की फसल है, 2 महीने चलती है, 2 महीने में आपकी जो खेती, जो फसल है, द एंड हो जाता है। तो यही गोबर भस्म संपूर्ण से वही पीरियड बढ़ जाएगा, ज़्यादा समय तक उसमें साग सब्जियाँ रहेंगी। फलों की बात कर, फलों में भी बड़े बदलाव आएगा, तो प्रयोग करके देखिए। और गोबर भस्म संपूर्ण आज के समय मेरी दृष्टि में सर्वोत्तम एक ऐसा तत्व है जो मिट्टी की संरचना को बदलता है, पौधों के विकास को गति देता है और फसल की उत्पादकता में वृद्धि करता है। इसका प्रयोग करके देखिए। आपको लगता है कि आपकी फसल कमजोर है, ग्रोथ नहीं हो रही है, पीली है, तो एक बार इसका प्रयोग करना सहज है। पानी के साथ कर लीजिए, आप किसी भी तरह से अपनी फसलों को पानी देते हैं उसके रूप में प्रयोग कर लीजिए, छिड़काव कर लीजिए, या फिर आप जो गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं या यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसमें मिलाकर प्रयोग कर लीजिए, वो भी अच्छा प्रभाव देगा। आप करके देखिए और आप अपने अनुभव से मुझे सूचित करिए। आपने इसका ट्रायल करना है तो ट्रायल के लिए आप मेरे यहाँ से कुछ मात्रा फ्री भी ले सकते हैं। आप उसका प्रयोग करके अपने अनुभव मुझे अवश्य सूचित करिए। धन्यवाद मित्रों।